हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का चैप्टर 8 की एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे कि जो हमारा चैप्टर 8 है ग्रामीण विकास, उसके अंतर्गत सबसे पहले नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो कृषि वित्त है या कृषि साख जो है, उस साख के दो स्रोत होते हैं, एक संस्थागत और दूसरे गैर संस्थागत। गैर संस्थागत जो स्रोत थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि गांव का जो बनिया है, साहूकार है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, ये सभी हमारे गैर संस्थागत स्रोत हैं। लेकिन संस्थागत स्रोतों के अंदर हमने सहकारी समितियों के बारे में, रिजर्व बैंक है, व्यापारिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और नाबार्ड, इनके बारे में हमने पढ़ा। वहां मैंने नाबार्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन क्योंकि कई बार प्रश्न नाबार्ड के ऊपर नोट लिखो, छोटा सा नोट अलग से प्रश्न आ जाता है, तो नाबार्ड एक हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो इसलिए मैं जो ये नाबार्ड है क्या, ये कृषि साख का, कृषि वित्त का एक संस्थागत स्रोत है। तो कृषि साख का संस्थागत स्रोत नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। जो ये नाबार्ड है, इस नाबार्ड का हिंदी में पूरा नाम है कृषि व ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक। कृषि व ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, ये इस नाबार्ड की अगर हम हिंदी करें तो ये बनेगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? N से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, जो ए यहाँ पर आई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक है ये, यानी कि राष्ट्रीय बैंक है। किसके लिए राष्ट्रीय बैंक है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, कृषि के विकास के लिए और ग्रामीण विकास के लिए। तो ये एक अपेक्स बॉडी हम कह सकते हैं, सर्वोच्च बॉडी ये है। जैसे हमने पढ़ा था अपेक्स बॉडी है ये, कि जैसे जो हमारे व्यापारिक बैंक है, उन व्यापारिक बैंकों के ऊपर जो हमारा केंद्रीय बैंक है, वो सरकार का बैंक, सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ी सर्वोच्च ताकत RBI है। ठीक वैसे ही जो ग्रामीण विकास से संबंधित और कृषि से संबंधित जितनी भी शाखाएं हैं, उनके ऊपर नाबार्ड अपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च है उनके ऊपर। यानी कि कृषि विकास या ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, जितनी भी वित्तीय सहायताएं दी जाती हैं, उनमें सबसे सर्वोच्च बॉडी नाबार्ड है। नाबार्ड से ही वो सारी स्कीमें होकर हमारे तक आती हैं। तो एक तो ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, कृषि व ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, ये इसका हिंदी में नाम, और ये इसकी फुल फॉर्म, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। दूसरा, जो नाबार्ड है ये काम क्या करता है? तो मैंने अभी बताया कि ग्रामीण विकास के लिए, खेती के लिए, कृषि के लिए सरकार के द्वारा जितनी भी समय समय पर वित्तीय सहायताएं दी जाती हैं, वो नाबार्ड से होकर आती हैं। जितने भी अलग से जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जो कृषि से संबंधित ऋण देते हैं, तो नाबार्ड उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनकी चेकिंग करता है कि भाई वो सही से काम कर रही है या नहीं। वो ऐसी योजनाओं को जो कृषि के लिए है, जो गांव के लिए है, उनको वो लागू करवाता है। तो कृषि से संबंधित जितने भी वित्त हैं, उन सब से के ऊपर अपेक्स बॉडी, सर्वोच्च बॉडी, ये हमारा नाबार्ड है। तो ये हुई बात नाबार्ड के बारे में। इसके बाद आगे चैप्टर में प्रश्न आता है कि कृषि विपणन क्या होता है। कृषि विपणन को अगर हम बात करें, विपणन को मार्केटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग या कृषि विपणन होता क्या है? तो इसके अंदर कोई एक काम नहीं होता बच्चों। इसके अंदर देखो मैंने लिखा है सभी क्रियाएं, कोई एक काम नहीं है। वो सभी क्रियाएं हैं जो खेत के अंदर जब उपज पैदा की गई है, खेत के अंदर जब फसल बोई गई है, तो उस बोई गई फसल से लेकर और जब वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती है, वहां तक की सारी क्रियाएं, किसान ने फसल को खेत में बोया, वहां से लेकर बोने से पहले भी उसको तैयारी करनी पड़ती है, वहीं से लग जाओ, और जब वो अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंच जाती है, वहां तक की सभी क्रियाएं इसके अंदर आएंगी, कृषि विपणन के अंतर्गत आएंगी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे काम होंगे कि भाई किस प्रकार का बीज लगाना है, किस प्रकार की खाद का प्रयोग करना है, और जो फसल जब तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई है, उसकी सिंचाई की भी बातें आ जाती है, कटाई के बाद उसको मंडी तक पहुंचाना है। तो वो सारे काम इसके अंतर्गत आएंगे, कृषि विपणन के अंतर्गत आएंगे। अगर हम भारतीय कृषि विपणन की बात करें, तो भारतीय कृषि विपणन एक बहुत ही अकुशल और शोषणात्मक
प्रणाली है उसके अंदर किसानों का बहुत शोषण होता है और बहुत ही अकुशल है। आप लोग देखते होंगे, कई बार मंडियों के अंदर जाते होंगे तो आपको अनाज मंडी के अंदर बहुत जगह पर ऐसे सड़ा गला अनाज मिलता होगा, यानी कि उस अनाज की, उस फसल की अच्छी तरह से भंडारण की सुविधा बिल्कुल नहीं होती। तो कृषि विपणन की बहुत अधिक आवश्यकता है, महत्ता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। क्यों है ये महत्ता कि क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा? कृषि विपणन के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। किसानों की जब फसल जब खेत से आ जाती है तो उसे मंडी तक पहुंचाने की सुविधा होनी चाहिए। मंडी तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधन चाहिए। जब वो मंडी में पहुंच जाती है तो वहां मंडी के अंदर रखने के लिए, अब फसल 1 दिन ना बिके, 2 दिन ना बिके, आप लोग देखते होंगे जो बच्चे ग्रामीण एरिया से संबंधित हैं कि जब गेहूं की फसल, धान की फसल मंडियों के अंदर जाती है तो मंडियों के अंदर कई कई दिनों तक उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को वहां पर खड़ा रहना पड़ता है। तो उस अनाज को जब तक वो बिकता नहीं, उसके भंडारण की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। तो उसके रख रखाव की सुविधा होनी चाहिए। जो उनकी फसल है उस फसल की ग्रेडिंग की जानी चाहिए। एक फसल ऐसी है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, एक ऐसी है जो कम क्वालिटी की है। तो अच्छी क्वालिटी की फसल को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, कम क्वालिटी की को कम मिलनी चाहिए। जो उनकी फसलों की जो वहाँ पर उसका मापन किया जाता है, जिन भी तरीके से वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए कि भाई उनका वजन अच्छे से किया जाए। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो कृषि विपणन के अंतर्गत आती हैं। उनको अच्छे खाद, बीज ये मिले, उनका जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल को मंडी तक पहुंचाने की सुविधा उनको मिले, वहां पर भंडारण की सुविधा मिले, वहां पर उनको उसकी अच्छी कीमत मिले। आप वर्तमान में भी देखते होंगे एक शब्द आता है एमएसपी। एमएसपी बहुत बार अब आजकल आप देखते भी होंगे फोन के ऊपर, टीवी के ऊपर एमएसपी शब्द का बहुत अधिक यूज होता है। तो ये एमएसपी शब्द क्या है? एम यानी कि मिनिमम, एस यानी कि स्पॉट, पी यानी कि प्राइस, मिनिमम स्पॉट प्राइस। तो मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन कीमत, हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? न्यूनतम समर्थन कीमत। और इंग्लिश में क्या है एमएसपी? इंग्लिश में मिनिमम स्पॉट प्राइस। तो ये न्यूनतम समर्थन कीमत ये भी किसानों को मिलनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन कीमत का अर्थ है कि वे किसानों को एक ऐसी, सरकार के द्वारा एक ऐसी न्यूनतम कीमत जरूर दी जाए। जैसे जब वो गेहूं उगाता है, जैसे जब वो धान उगाता है तो सरकार के द्वारा घोषित की जाती है कि भाई एक कीमत, कि भाई इस कीमत के ऊपर, इस कीमत से अधिक जो भी सरकार ने ये कीमत निर्धारित की, इस कीमत से ऊंची कीमत पर किसान कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकता है। लेकिन इस न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे कीमतें नहीं जाएंगी। इस न्यूनतम समर्थन कीमत के ऊपर किसान से सरकार उसकी फसल को लेने के लिए बाध्य होगी। किसान सरकार को इस न्यूनतम समर्थन कीमत पर कभी भी अपनी कितनी भी मात्रा में फसल को वो दे सकता है, और इससे ऊंची कीमत अगर किसान को कहीं पर मिल रही है तो वो कहीं पर भी दे सकता है। अब इस एमएसपी से, इस न्यूनतम समर्थन कीमत से किसानों को क्या लाभ होगा? क्योंकि किसानों को कई बार ये होता है कि जब एक फसल अधिक मात्रा में उसकी उपज हो जाती है तो उसकी कीमतें बहुत गिर जाती हैं। तो जब कीमतें इतनी अधिक गिर जाती हैं कि किसान की जो लागत होती है वो लागत भी उसको पूरी नहीं मिल पाती, और इस वजह से किसानों को बहुत बड़े ऋणों के बोझ के तले दबा रहना पड़ जाता है। बहुत सारे किसान खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण होता है। तो उस सब से बचाने के लिए सरकार ने क्या दिया? एमएसपी दी, न्यूनतम समर्थन कीमत दी। तो ये किसानों को न्यूनतम समर्थन कीमत अगर मिलेगी तो इससे किसानों को एक हिम्मत मिलेगी कि भाई वो इस कीमत के ऊपर उनकी फसल अवश्य जाएगी, इससे नीचे उनकी फसल की कीमत नहीं होगी। तो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, तो ये भी जो कृषि विपणन है उसी के अंतर्गत आएगी। तो एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन कीमत मिलनी चाहिए। और दूसरा आगे इसके अंदर प्रश्न आता है कृषि विविधीकरण। कृषि विपणन के अंतर्गत हमने पढ़ लिया सभी काम आएंगे, सारे काम, बुआई से लेकर जब आखिरी जो उपभोक्ता है उस तक वो पहुंचती है, उसके बीच के सारे काम, उसने कटाई की, बिजाई की, और उसने सिंचाई की, उसने कटने के बाद वो उसको लेकर गया मंडियों तक, मंडियों के अंदर उसकी ग्रेडिंग की जाए, उसके भंडारण की सुविधा मिले, उसको अच्छी कीमत मिले। इस तरह से सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी कृषि विपणन के अंतर्गत। इसके बाद कृषि विविधीकरण। विविधीकरण का अर्थ विद्यार्थियों आप आसानी से समझते होंगे। विविधता का अर्थ है उसके अंदर कई सारी विविधता, यानी कि अलग अलग कोई एक फसल नहीं। कई बार किसान बड़ी मात्रा में कोई एक ही फसल उगाता है तो उसके अंदर किसानों को नुकसान के अधिक चांसेस होते हैं, क्योंकि उस एक फसल के अंदर कोई बीमारी आ सकती है या कोई ऐसी बाहरी प्राकृतिक आपदा हो सकती है। कृषि विविधीकरण का अर्थ है कि किसान
एक फसल नहीं, कई फसलों को, विभिन्न फसलों को बदल बदल कर उगाए और साथ में वो पशुपालन भी करे। पशुपालन के अंतर्गत मत्स्य पालन भी आ सकता है, मुर्गी पालन भी आ सकता है, मतलब साथ में वो दूसरी इस तरह की क्रियाएं भी करे। तो ये कृषि विविधीकरण के अंतर्गत आएंगे। तो कृषि विविधीकरण का अर्थ है एक प्रकार की फसल को न उगाकर कई प्रकार की फसलों को उगाना, साथ में पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और इस तरह की क्रियाओं को भी करना। तो कृषि विविधीकरण से क्या होता है कि किसानों को नुकसान के या हानि के कम चांसेस होते हैं। एक जगह अगर उसे कहीं पर नुकसान रह जाता है तो उसकी भरपाई किसी दूसरी जगह से वो कर सकता है। तो कृषि के अंदर क्या होना चाहिए? कृषि विविधीकरण होना चाहिए। आगे इसके अंदर हमारा प्रश्न बनता है कृषि का व्यापारीकरण क्या है? व्यापारीकरण क्या होता है विद्यार्थियों? ऊपर हमने पढ़ा विपणन, मार्केटिंग, कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो बिल्कुल वो नहीं है। व्यापारीकरण का अर्थ है कि किसान ऐसी फसलों को उगाए जिसे वो बाजार में बेच सके। खेती, कृषि दो प्रकार की होती है। एक होती है जीवन निर्वाह खेती, एक होती है जीवन निर्वाह खेती, जीवन निर्वाह खेती, और दूसरी होती है व्यापारिक खेती। व्यापारिक खेती या हम इसे क्या कह सकते हैं? नकदी खेती भी हम कह सकते हैं। तो जीवन निर्वाह खेती तो वो खेती हुई जो किसान अपने स्वयं का पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए करता है और उस उपज को वो बाजार में नहीं बेचता। लेकिन जब किसान इतनी फसल का पैदा करता है कि भाई वो बाजार में भी बेचे, तो उसे क्या कहेंगे हम? कृषि का व्यापारीकरण कहेंगे। तो जीवन निर्वाह खेती तो वो खेती हुई जिसमें किसान स्वयं अपना, अपने परिवार का पेट पालता है, वो उसके पास इतनी उपज नहीं है कि वो बाजार में उसको बेच कर भी आए। लेकिन कृषि का व्यापारीकरण का अर्थ क्या है कि किसान ऐसी फसलों को भी उगाए कि वो उन्हें बाजार में बेचे। जैसे किसान, इसके अंतर्गत किसान क्या करता है? जो नकदी खेती होती है, नकदी या व्यापारिक खेती जो कहते हैं, ऐसी फसलों को उगाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, और क्या हो गया इसके अलावा जैसे चाय। ये जो खेतियां हैं, ये जो खेती है, ये कैसी खेती होती है? नकदी खेती होती है। क्योंकि कपास को किसान खेत में किस पर्पज से? अपने घर के लिए सारी की सारी कपास को घर में नहीं रख सकता। गेहूं, धान, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे वो सारी की सारी को अपने स्वयं के प्रयोग के लिए रख सकता है। लेकिन कपास को, गन्ने को, तंबाकू को, चाय को, ये कुछ ऐसी फसलें हैं, इन्हें हम नकदी फसलें कहते हैं, जिन्हें वो बाजार में बेचता है। तो बाजार में फसलों का बेचना ही क्या कहलाता है? कृषि का व्यापारीकरण। खेती करना, और किसके लिए खेती करना? बाजार में बिक्री के लिए खेती करना, वो क्या कहलाएगा? कृषि का व्यापारीकरण कहलाएगा। जीवन निर्वाह खेती क्या होती है कि अपने स्वयं के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करना, वो जीवन निर्वाह खेती होती है। और ये कुछ खेतियां हैं, ये कुछ फसलें हैं जिन्हें हम नकदी फसलें कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इन्हें नकदी फसलें? क्योंकि इन फसलों को बाजार में बेचकर किसान नकदी कमाता है। कैश क्रॉप्स कहते हैं हम इनको, कि इनको बेचने से किसान को क्या मिलती है? नकदी मिलती है, पैसा मिलता है, और बाजार में बिक्री के लिए ही वो इन फसलों को उगाता है। तो बच्चों, ये हमने 11वीं कक्षा के कुछ टॉपिक्स किए। मैंने ये टॉपिक आपको इस तरीके से करवाए हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नाबार्ड के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। कृषि विपणन क्या होता है, उसकी परिभाषा, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन कीमत, कृषि विविधीकरण, कृषि व्यापारीकरण, जीवन निर्वाह खेती और व्यापारिक खेती। तो ये कई हमारे प्रश्न होते हैं, बनते हैं, जो आपकी समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, और अगली टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।